नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक लीगल पॉइंट पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तभी इस पूरी बातों को आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कल फिर से रिट्रिएट किया है, फिर से डायरेक्शन दिया है तमाम हाई कोर्ट्स को और डीजीपीज अक्रॉस द कंट्री दैट स्ट्रिक्टली फॉलो अरनेस्ट कुमार गाइडलाइन ऑन अरेस्ट। यदि कोई व्यक्ति का अरेस्ट होना है, पुलिस यदि उसको पकड़ना चाहती है तो क्या प्रावधान है, क्या गाइडलाइन है, क्या क्या चीज़ उनको फॉलो करना चाहिए, इसके लिए बहुत सारा गाइडलाइन दिया गया है। फर्स्ट टाइम ये केस 2014 में अरनेस्ट कुमार केस यदि आप गूगल पे टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है और उसमें गाइडलाइंस दिए गए हैं कि यदि पुलिस को अरेस्ट करना हो तो किस तरीके से अरेस्ट करना है। आप यदि 7 साल से कम का पनिशमेंट है किसी ऑफेंस में तो डायरेक्टली अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप उसको 41 ऑफ द CRPC का नोटिस दीजिए सो दैट द एक्यूज कैन ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। ये जो अरेस्ट का कंसेप्ट है उसका यदि जुरिस्प्रूडेंशियल एनालिसिस करें तो उसमें से एक एनालिसिस ये होता है टू एसर्टेन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड सो दैट ही कैन और सी कैन ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। तभी तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, अदरवाइज कैसे होगा। यदि खुद ही वो आ रहा है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तो फिर क्या परेशानी है, क्यों अरेस्ट करोगे। इसीलिए 41 ऑफ द CRPC का नोटिस दिया जाता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट द लोअर जुडिशरी एज वेल एज द पुलिस डिपार्टमेंट इज नॉट रेडी टू फॉलो दीज गाइडलाइंस एंड दैट्स व्हाई Supreme Court has clearly reiterated again that the strictly follow Ernest Kumar guidelines on arrest. Supreme Court directs high courts and DCPs of the to ensure the compliance. मतलब यही हुआ, ये रिट्रिएट करने का मतलब यही हुआ कि लोअर कोर्ट इसे फॉलो नहीं कर रही है या फिर पुलिस डिपार्टमेंट इसे फॉलो नहीं कर रही है जो गाइडलाइंस। हम जानते हैं कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, वो एडवर्सेरियल लीगल सिस्टम है। इसका मतलब एक हायरार्की होगा और ऊपरी न्यायालय जो बात कहेगी उसे प्रेसिडेंट माना जाएगा, उसे लॉ ऑफ द लैंड माना जाएगा, लॉ जैसा ही ट्रीटमेंट होगा उसका, और लोअर कोर्ट और अदर्स जो भी हैं वो उसको फॉलो करेंगे। 2014 में गाइडलाइन आया, फॉलो नहीं हो रहा, तभी तो ये हो रहा है। अब इस पार्टिकुलर केस में क्या बात था जी, जरा इसको भी देख लेते हैं क्या बात था। बहुत ज़रूरी है समझना, और यदि आप इसको समझ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा ब्लंडर होता है इवन कोर्ट्स में, नॉट ओनली द लोअर कोर्ट्स बट इवन इन द हाई कोर्ट्स। क्या है भाई इस पार्टिकुलर केस में, दीज ऑब्जर्वेशंस वेयर मेड व्हाइल सेटिंग असाइड अ झारखंड हाई कोर्ट ऑर्डर denying anticipatory bail to a husband accused of offenses under so and so provisions। वो मटेरियल नहीं है। Not only was the plea for anticipatory bail rejected by the High Court, but the High Court also directed the accused husband to surrender and later seek regular bail। जी ऐसा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। 2 तरीके का बेल होता है। एक होता है एंटीसिपेटरी बेल, मियर एंटीसिपेशन है कि आपका अरेस्ट हो जाएगा तो आप कोर्ट में क्या कर सकते हैं, सेशंस कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं कि साहब एप्रीहेंशन है, मैं बहुत रेपुटेशन वाला व्यक्ति हूं, मेरे घर में पुलिस आ जाएगी तो पूरा समाज क्या बोलेगा मुझे, तो जी आप मुझे बचा लीजिए, आप मुझे पहले ही बेल दे दें ताकि पुलिस वाला यदि आए तो हम उसको दिखा पाएं कि जी ऐसा है, इनको अरेस्ट ना किया जाए। वो होता है एंटीसिपेटरी बेल। दूसरा रेगुलर बेल, मतलब यदि पुलिस ऑलरेडी अरेस्ट कर दिया है, जेल में आप बंद हैं तो हमेशा के लिए थोड़ी बंद रहेंगे, ट्रायल खत्म होगा तब तक थोड़ी बंद रहेंगे, तो आप क्या होंगे, बेल लगाएंगे, रेगुलर बेल, और उसके बाद प्रे करेंगे जी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, अब मेरा कस्टोडियल इंटरोगेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है एंड देयरफॉर आई शुड बी इन लार्ज ऑन रेगुलर बेल। 2 तरीके का कंसेप्ट है। ये जो प्रेजेंट मैटर में माननीय झारखंड हाईकोर्ट के पास जो एक हस्बैंड गया, एक व्यक्ति गया, एक एक्यूज गया और कहा जी मेरी बीवी ने मेरे ऊपर केस कर दी और इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए हम आए हैं आपके पास, आप एंटीसिपेटरी बेल दे दें, आई एम रेडी एंड विलिंग टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, बोला नो 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 नो, बेल नहीं देंगे। क्या करेंगे, द ऑनरेबल हाई कोर्ट टुक अ फर्दर स्टेप एंड डायरेक्टेड द एक्यूज्ड कि आप जाकर के पहले सरेंडर कर दीजिए, आप जाकर के पहले हथकड़ी लगवा लीजिए, आप जाकर के पहले जेल में बंद हो जाइए, आप जाकर के पहले पुलिस को सौंप दीजिए और उसके बाद अपने वकील साहब को बोलिए कि अब तो मैं अरेस्ट हो गया हूं, अब आप रेगुलर बेल लगा लीजिए। आप जरा सोचिए एक बार, कॉमन सेंस की बात है, कोई बड़ा लॉ लीगल पॉइंट वाली बात नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो फिर एंटीसिपेटरी बेल का कंसेप्ट किताबों में क्यों दिया गया है, ये छोटा सा बात है, ये बात समझने में इतनी परेशानी क्या है। यदि ऐसा ही होता कि यदि कोई एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाता कोर्ट के पास और कोर्ट कहती नहीं देंगे, आप पहले अरेस्ट करवा लीजिए, पहले आप चले जाइए जेल में, उसके बाद अपने वकील साहब को बोलिए कि रेगुलर बेल फाइल करें, तो एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है वो किताब से उठा के फेंक दो ना। किस लिए, वो क्या पर्पस है उसका, क्या पर्पस सर्व होगा, मुझे तो समझ में नहीं आया। खैर यही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट को अटपटा लगा। भाई कर क्या रहा हाई कोर्ट, व्हाट इज गोइंग ऑन, कि एंटीसिपेटरी बेल में कोई जा रहा है तो बोल रहा पहले आप सरेंडर कर दो और उसके बाद रेगुलर बेल लो, तो फिर एंटीसिपेटरी बेल का क्या मतलब हुआ, क्या आपके पास पावर नहीं है एंटीसिपेटरी बेल में, आप डिसाइड नहीं कर सकते, उसको नहीं कर सकते तो सिंपल रिजेक्ट कर दीजिए कि नहीं बनता है।
डायरेक्शन देना कि जाके सरेंडर करो, व्हाट इज दिस इज टू मच। तो इसी बात पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख लिया कि भाई क्या हो रहा है देश में, पता ही नहीं चल रहा है, कुछ लॉ फॉलो ही नहीं कर रहा। अब एक बात आपको ये भी समझना चाहिए कि हमें किसी पार्टिकुलर जज के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए, उनका आलोचना करना ठीक नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट नहीं करना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का है, वो यही कहता है कि आप किसी व्यक्ति विशेष, कोई जज यदि कोई ऑर्डर पास किया है, आप उसके पार्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट ना बोले, बट यदि आप चाहें तो उस जजमेंट में यदि जो प्रॉब्लम है, यदि वो जजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ नहीं है, तो आप फ्री हैं, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। एक बार नहीं 50 बार कीजिए। कोई भी जज साहब यदि इस ऑर्डर को पास किया, उनका नाम मत लीजिए, जज का पर्सनल अटैक मत कीजिए, लेकिन यदि जजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ नहीं है तो आपके पास राइट है, उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और ये क्रिटिसिज्म होनी ही चाहिए। इस तरीके का ऑर्डर क्या दर्शाता है? इवन हाईकोर्ट में ये स्थिति है भैया, क्या कर रहे हो, लोअर कोर्ट का तो छोड़ दो साहब, हाईकोर्ट में स्थिति है। एक अभी पटना हाईकोर्ट का मेरे पास केस आया, उसमें जज साहब ने क्या किया, साहब जरा ये भी बता देते हैं आपको, हाईकोर्ट के जज साहब ने क्या किया, बेल का मैटर था, बंदा बेल में गया कि जी हमें बेल दे दिया जाए, वो भी फैमिली डिस्प्यूट का ही मैटर था। बेल इस कंडीशन पे दिया गया कि यू शैल पे, मतलब द एक्यूज शैल पे रुपीज सो एंड सो टू द वाइफ, तब बेल देंगे। व्हाट इज दिस? कहां लिखा हुआ भैया ये? यदि वाइफ को मेंटेनेंस चाहिए तो मेंटेनेंस का वो पिटीशन फाइल करे, डोमेस्टिक वायलेंस यदि हुआ है वो फाइल करे लोअर कोर्ट में। बेल के प्रोविजन में ये कंडीशन मीनिंगलेस है। यदि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए तो फटाक से उड़ जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि कई बार आपको क्लाइंट सपोर्ट करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, इतने खर्चे हैं, एक आम व्यक्ति कहां जाएगा सुप्रीम कोर्ट यार। हाई कोर्ट में ये चीज़ें हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट जाना सबके लिए पॉसिबल तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, कैसे चले जाओगे? और यदि नहीं गए तो क्या आपको न्याय नहीं मिलेगा? ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझना है कि देखिए, किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन क्या डेली लाइफ में प्रैक्टिस होता है? क्या किताब में लिखा हुआ है कि कब अरेस्ट करना, कब 41A का नोटिस देना, कब अरनेस्ट कुमार का गाइडलाइन अप्लाई होगा, लेकिन क्या ये फॉलो होता है? और यदि होता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये रिट्रिएट क्यों करना पड़ा? ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।